बार बार रफी के सब मेंबर्स को गुरुजी और मेरा प्रणाम। जो बात तुझ में है, इस सीरीज के जरिए वी आर कमेमोरेटिंग द बर्थ सेंटिनरी ईयर ऑफ पॉपुलर यस्टर ईयर एक्टर भारत भूषण जी। Yes. आज उनकी यादों को ताजा करने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं रहमान नौशाद। Rahman ji is not only recognized as the oldest son of legendary music director Naushad, but has also worked as an assistant to his father. As well, he has directed 2 films in which Naushad Saab has given About 4 films. 4 films. Okay, in 2 of them, Naushad Saab has given music in 2 films. 2 films. Yeah, I think My Friend, and then the last one was Teri Payal Mere Geet. Yeah, My Friend 1974 and Tere Payal Mere Geet of 1993. 93, is it? Okay. So without further ado, let's begin to talk with Shri Rahman Naushad ji. Rahman ji, welcome to Baat Baat Rafi Zoom Mehfil series. Yes, I'm honored, highly honored. आप लोगों ने याद किया और वो भी रफी साहब के प्रोग्राम में और अभी ये प्रोग्राम जो भरत भूषण साहब का है. I was a great admirer of Bharat Bhushan Sahab and we had family relation with him also. So nice. So रहमान जी, भारत भूषण जी को आप अच्छी तरह जानते थे, उनके बारे में कुछ बताइए हमारे मेंबर्स को. हाँ, हम जरूर बताएंगे. देखिए 1952 में एक फिल्म आई थी बैजू बावरा, which was produced by प्रकाश पिक्चर्स, विजय भट्ट साहब, प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय विजय भट्ट साहब. और उसकी हमारा ही मकान आशियाना बन रहा था उस वक्त. तो वहाँ पे स्टोरी सेशन चलता था तो विजय भट्ट साहब और उनके बड़े भाई शंकर भट्ट साहब, नौशाद साहब बैठते थे. तो पानी छिड़का जाता था सीमेंट पे, बिजली छिड़कता था तो उनका सूट खराब होता था विजय भट्ट साहब का. तो नौशाद साहब बोलते थे, अरे भाई आप कल से ऑफिस में बैठेंगे ना प्रकाश पिक्चर में. तो वो कहते थे, नो नो नौशाद साहब, आई गेट गुड वाइब्स हियर. ये स्टोरी अच्छी यहाँ पे गढ़ी जा रही है तो यहीं बैठेंगे. तो नौशाद साहब ने बोला जैसे आपके बहरहाल स्टोरी जब तैयार हो गई, अभी हम खास बात बता रहे हैं, तो तैयार हो गई. इससे पहले विजय भट्ट साहब का प्रकाश पिक्चर का एक प्रीवियस फिल्म का बड़ा लॉस हो गया था. आई थिंक इट वाज भरत मिलाप और समथिंग. तो माइथोलॉजिकल फिल्म और लैविशली बनाया था, उसमें लॉस हो गया था. और 40s में, अर्ली 40s में नौशाद साहब ने 3 फिल्मों में म्यूजिक दिया था प्रकाश पिक्चर में. तो उसके बाद फिर काजा प्रोडक्शन ज्वाइन किया. तो 52 में फिर विजय भट्ट साहब आए थे. नौशाद साहब अभी आपका कुछ साथ प्रोजेक्ट करना है म्यूजिकल. तो बहरहाल ये कहानी बन गई. तो जब कहानी तैयार हो गई तो विजय भट्ट साहब ने बोला टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ऑफ कोर्स आई एम टेलिंग यू. तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब आप ऐसा कीजिए, इसमें दिलीप कुमार साहब क्योंकि आपका बड़ा होल्ड है उनके ऊपर, वो बहुत आप तो कभी ना नहीं कर सकते, और नरगिस जी को ले आइए, अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा बन जाएगा. तो नौशाद साहब ने कहा विजय भट्ट साहब आप चाहते हैं कि जल्दी फिल्म बन जाए क्योंकि तो अगर आप मैं बात कर सकता हूँ लेकिन फिर आपका प्रोजेक्ट लंबा चले जाएगा, तो फिर क्या करना है. कहने के देखिए आप ऐसा कीजिए, कोई एक नया लड़का नई लड़की ले लीजिए. आप कारीगर हैं विजय भट्ट साहब, आपने हिट फिल्में दी तो आपको कॉन्फिडेंस किधर गया. आप बनाइए ना नया लड़का नई लड़की को लेके और मैं अपना काम करूंगा. म्यूजिकल पिक्चर है, म्यूजिकल फिल्म है ये. तो कहने लगे ठीक है. तो फिर सिलेक्शन हुआ भारत भूषण साहब का और मीना कुमारी. एंड ओवरनाइट द बैजू बावरा सुपर डुपर हिट हो गई. तो दे बिकेम सुपरस्टार. भारत भूषण साहब म्यूजिकल हीरो बन गए और मीना कुमारी जी फिर ट्रेजेडी क्वीन बन गई. तो ये ऐसा किस्सा हुआ. और आई वाज स्मॉल, आई यूज्ड टू वॉच एवरीथिंग. भरत जी ऑफन बहुत घर कभी कभी हमारे घर पे गुजरते तो आते थे, चाय पी के जाते थे. और उनका बहुत बड़ा बंगला था पाली हिल पे, लाइविश बहुत बड़ा बंगला था. और हमको याद है बचपन में हम कभी जाते थे तो फंक्शन और रखते थे, वो कव्वालियों का प्रोग्राम, मुशायरा, गजलों का प्रोग्राम नौशाद साहब के साथ. हम छोटे थे लेकिन जाते थे. तो ही वाज अ वेरी सुपरस्टार. भारत जी का ये आलम था, हम अभी बता रहे हैं कि जब किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, आई एम टेलिंग यू वेरी माय एक्सपीरियंस, जब सुना है और देखा है. जब किसी को दिलीप कुमार साहब नहीं मिलते थे, राज साहब नहीं मिलते थे, देव साहब नहीं मिलते थे, तो लोग कहते थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर चलो यार एक म्यूजिकल फिल्म बनाते हैं, भरत जी को ले लो. तो इस तरह भरत जी यानी सुपरस्टार ऑफ म्यूजिकल फिल्म. और हम आपको बताएं बैजू बावरा वाज फॉलोड बाय
अपने अपने बसंत बहार, एंड देन आफ्टरवर्ड फागुन वाज सुपर डुपर हिट, एंड देन ऑफ कोर्स लाइन लगी चंपाकली, जिसमें सुचित्रा सेन जी और निम्मी जी थी, और गाने बहुत मशहूर हुए। और उसके बाद फिर एक फिल्म आई थी, फिर मद्रास की उन्होंने घूंघट भी की, और फिर बरसात की रात विच वाज सुपर डुपर हिट अगेन। और इस तरह से नौशाद साहब के साथ उन्होंने फिर दूसरी फिल्म की थी शबाब, जो कि 54-55 में आई थी। मशहूर, उसका म्यूजिक बहुत पॉपुलर हुआ। शबाब भारत भूषण जी और नूतन जी थे। और उसके बाद फिर सोनी महवाल 58 में नौशाद साहब के साथ फिल्म की, जिसमें उन्होंने महेंद्र कपूर साहब को इंट्रोड्यूस किया, क्लाइमैक्स गाना चांद छुपा तारे डूबे। तो ये फिल्म की उन्होंने। और उसके बाद जो है फिर भारत जी ने हमको यानी दुआ दी, हमारे सर पे हाथ रखा। When I was planning तेरी पायल मेरी गीत, गोविंदा जी, मीनाक्षी जी, कादर खान जी, शक्ति कपूर साहब, तो हमने अप्रोच किया भरत जी को। तो भरत जी साहब ने ना तो नहीं किया, हमने क्या कैरेक्टर है, हमने कहा नौशाद साहब ने कहा आपसे मिलने के लिए, तो हंसने लगे, कहने लगे, हमने कहा सारंगी नवाज का उस्ताद का कैरेक्टर है, और हमने कहा बहुत अच्छा कैरेक्टर, तो इसका हम बाद में बताएंगे। तो भरत जी तैयार हो गए, और फिर जब शूटिंग शुरू हुई, और उसके बाद जब फिल्म लास्ट डे शूटिंग था क्लाइमेक्स का, तो भरत जी जब सेट पे आते थे, हमको बोलते थे, अरे रहमान भाई आज की हमारी जन्म पत्री क्या कहती है, मतलब कि आज का शेड्यूल। तो हम बोलते थे, रहमान भाई मत कहिए, कहिए हम आपके बेटे की तरह हैं, अब हमारा नाम लीजिए। कहने सबके सामने तो मुझे डायरेक्टर की इज्जत तो रखना पड़ेगा। अरे हमने कहा मत रखे प्लीज, हमको शर्मिंदगी होती। हमने कहा आपकी जन्म पत्री ये कहती है, आप मेकअप रूम में जाइए। ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ रीडिंग, वोरेशियस रीडर। तो हर बार किताब हाथ में रहती थी, तो मेकअप रूम में बैठ के चाय वाय पीते थे, और मेकअप करके फिर किताबें पढ़ा करते थे। When I used to call, he was very punctual person। और फिल्म के क्लाइमेक्स खत्म हो गया, तो हमसे कहने लगे बैठ के, तो कहने बेटा मैं समझा था कि नौशाद भाई वांटेड टू ऑब्लाइज मी, तो इसलिए सारंगी नवाज का अपने उस्ताद का कैरेक्टर दिया। लेकिन जो आपने कहा था, मुझे एहसास हुआ जो जो शूटिंग करते गए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बहुत क्लाइमेक्स तक कैरेक्टर गया। तो हमने कहा आपको ऐसे थोड़ी कहते हैं, आपका अपने वक्त सुपरस्टार है, हमारी नजरों में आज भी सुपरस्टार है। तो सर पे हाथ रखा और दुआ दी कि कह रहे बेटे मैंने बंगला लिया है अपना छोटा सा मलाड में, मेरी ख्वाहिश है कि आप और नौशाद साहब खाने पे आए, फिर फिक्स इट। लेकिन उसके बाद 2-3 महीने में वो नहीं रहे। अभी दूसरी बात हम बता रहे हैं भरत जी के बारे में। भरत जी भारत भूषण साहब क्योंकि मेरठ के थे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, तो इसलिए उनको बहुत कमांड था उर्दू जबान में, बड़ा अच्छा उर्दू। और उनकी शक्ल जब स्क्रीन पे आते थे, पर्सनली देखते थे ना ऑडियंस, तो ऐसा लगता था कि अभी सुट फुटा, अभी सुट फुटा। उन्होंने कुछ गाया, पीपल का एक्सपेक्टेशन ऐसे था कि अभी कुछ गाएंगे, जैसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बरसात की रात, या झूले में पवन के आई बाहर, दुनिया के रखवाले। तो ऐसा उनका, he had a by birth very musical soft face. Yes. He became superstar of फागुन का वो गाना एक परदेसी मेरा दिल ले गया। I remember इतनी लाइन लगती थी चित्रा सिनेमा में, इतनी लाइन लगती थी कि वहाँ पे I heard कि एक बार फिर स्टैबिंग, उस वक्त ब्लैक चलता था, एक बार स्टैबिंग भी हो गया था। तो लेकिन फिर पकड़ धकड़ हुई, यानी that was the grace of भारत भूषण साहब, and he was no doubt superstar of his time, great superstar of musical star of his time। और हम एक बात और बोल रहे हैं आपको, he had very special attachment for नौशाद साहब। Okay। और लेट 70s में when he shifted to कार्टर रोड, हमारे घर के पास लैंडमार्क में, इसमें मीना कुमारी जो भी रहते थे, राजकुमार साहब का भी फ्लैट था, तो he used to come walking और एक फाइल लेके आते थे, और नौशाद साहब को एक कहानी सुनाने आते थे कि नौशाद भाई अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ ये फिल्म बनाने की। नौशाद साहब लाइक दैट स्टोरी वेरी मच स्क्रिप्ट, लेकिन उसका नाम था मेघ मल्हार। तो ही वांटेड टू लॉन्च दैट प्रोजेक्ट, बट उसके बाद फिर तेरी पायल शुरू हो गई, somehow the other it did not click। तो एनीवे भारत भूषण साहब निहायत ही शरीफ इंसान थे, वेरी पंक्चुअल एंड मैन ऑफ वर्ड। और इससे ज्यादा हम क्या बोले। हाँ, अपराजिता जो उनकी बेटी, so happy that she was a school friend of my sister Hamida, and that friendship continued till Sophia College। So I
नेशनल कॉलेज, तो हम क्या करते थे, नेशनल कॉलेज पास पड़ोस में था, लेकिन फर्स्ट आई टू टेक देम ड्रॉप देम टू बीच कैंडी, यहाँ से 10 माइल्स अवे था, उस वक्त माइल चलता था। एंड देन आफ्टर माई कॉलेज आई टू पिक देम अप, एंड बहुत अक्सर वो घर पे आते थे, वो भरत जी आते थे, और अक्सर महफिल होती थी हमारे घर पे, मुशायरे की, शेर शायरी, शकील बदायूनी साहब, कुमार वारा उनकी, कभी जिगर साहब आते थे, तो वो आते थे और उसमें एंजॉय करते थे, बहुत शुक्रगुजार होते थे। अच्छा, एक हम आपको एक बात और बता रहे कि देखिए, वो मद्रास की फिल्म थी घूंघट, वो भी उसमें प्रदीप कुमार से और भारत भूषण साहब थे, और वो भी सुपर डुपर हिट हुई। तो मद्रास की फिल्म, और आई थिंक एक फिल्म और आई हैव टू मेंशन, आई थिंक इट्स 64 में हुआ आई थी, एंड भरत जी लिव्ड अप टू दैट कैरेक्टर, यानी कोई नहीं कर सकता था। जहां आ रहा उसका नाम था, उसका म्यूजिक भी मदन मोहन साहब का था, एक से गजलें थी तलत महमूद साहब से गवाया था। आई स्टिल रिमेम्बर, वो मुगल इरा की थी, और आई स्टिल रिमेम्बर वेरी वेल, तो उसके जो गजल थी हमको पर्सनली बहुत पसंद है, तेरी आग के आंसू पी जाओ ऐसी मेरी तकदीर का, वो राजेंद्र कृष्ण साहब की लिखी हुई, वाज अ ग्रेट राइटर। तो ये हम इतना बोलेंगे कि ही वाज सैल्यूट टू भरत भूषण जी। आई थिंक ऐसा म्यूजिकल सुपरस्टार अभी आना मुश्किल। बिल्कुल बिल्कुल, गोल्डन इयर्स, गोल्डन पीपल, गोल्डन एक्टर्स। He was in that golden era, and he will always remain. He was a legendary musical superstar. इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे, और आपको कोई सवाल करना है तो पूछिए। हाँ गुरुजी। हाँ, रहमान साहब, ऐसा है कि भरत भूषण was known for his lip singing for classical music especially. lip singing एकदम natural रहता था, so no wonder that he participated or he acted in so many musical movies like बसंत बहार, बैजू बावरा, रानी रूपमती, even फागुन, सब बरसात की रात, सब म्यूजिकल ही थे, so it suited him. Now we know that बैजू बावरा तो उनका एक दो ही acted from 41 onwards, 40 से एक्टिंग करते थे, मगर 52 में जब बैजू बावरा रिलीज हुआ तब वो जोर से बोलिए। हाँ, 52 में जब बैजू बावरा रिलीज हुआ तब वो सुपरस्टार बने। उसके बाद बन गए, बैजू बावरा रिलीज होने के बाद मीना कुमारी और भरत जी सुपरस्टार बन गए। हाँ, उनके बाद एक के बाद उनको एक एक करके म्यूजिकल मूवीज भी मिलने शुरू हो गए, और तब तक रफी साहब उनके वॉइस को हो गए थे, उनके वॉइस हो गए थे। ही वाज द प्लेबैक सिंगर फॉर भरत भूषण, रफी साहब, बेस्ड ऑन बैजू बावरा। मगर एक मूवी आया जिसमें नौशाद साहब ने म्यूजिक दिया था, शबाब में 2-3 गाने हेमंत कुमार के गाए हुए। मैं कहीं पढ़ा कि वो प्रोड्यूसर जो थे वो उन्होंने उनको, नौशाद जी को थोड़ा सा फोर्स किया हेमंत कुमार से गाने गवाने के लिए, और एक गाना ऐसा हुआ कि नौशाद जी ने हेमंत कुमार को चंदन का पलनाम, वो फिल्म में रहा था। वो एक्चुअली रफी साहब को गाना था, मगर वो बोले नहीं हेमंत कुमार को गाना है। फिर उसको म्यूजिक को, ट्यून को थोड़ा चेंज किए, और फिर वो आए ना बालम वादा करके वो हेमंत कुमार साहब को गाना था, और रफी साहब के लिए चेंज करके फिर म्यूजिक को रिकॉर्ड किया। समझ गए। ये देखिए, ये एम सादिक ने प्रोड्यूस की थी शबाब, एंड नौशाद साहब की जो रतन फिल्म थी, इट वाज डायरेक्टेड बाय एम सादिक, और इट वाज फर्स्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ नौशाद साहब म्यूजिकल हिट, जिसका कॉस्ट जो सिर्फ 75,000 थी 1944 में, 75,000, और एक साल की म्यूजिकल रॉयल्टी प्रोड्यूसर को 3.5 लाख मिली थी 1944 में। तो एम सादिक साहब ने बाद में कहा कि नौशाद साहब, मैं अभी एम सादिक प्रोडक्शन एस्टेब्लिश कर रहा हूँ और मैं बनाना चाहता हूँ म्यूजिक पिक्चर। तो शबाब कहानी बनाई गई, और उसमें ऐसा था कि सादिक बाबू क्योंकि कारदार साहब के असिस्टेंट थे, AR कारदार साहब के, और एस सनी साहब भी थे, मगर कारदार साहब अपने एम सादिक साहब यानी सादिक बाबू, सब सादिक बाबू बोलते थे, पंजाब के थे। तो सादिक बाबू नौशाद साहब से 8 साल बड़े थे उम्र में, तो नौशाद साहब उनको रिस्पेक्ट, इज्जत देते थे। और फिर जब सादिक बाबू ने कहा कि नौशाद साहब इसमें कुछ गाने जो है ये महलों में रहने वाले या वो दुनिया के रखवाले, अब हेमंत कुमार से सब गवाइए ना तो वैरायटी मिलेगी। तो नौशाद साहब ने कहा
देखिए ये मेरा काम है, आप मुझ पे छोड़ दीजिए। हाँ, एक गाना मैं जरूर गवाऊंगा, चंदन का पलना रेशम की डोरी, क्योंकि लालाबाई सॉन्ग है, लोरी है, तो वो उनको सूट करेगी। फिर कहने लगे अरे वो अपने जो है अपना क्लाइमेक्स का गाना, वो जो है वो दुनिया के रखवाले। तो नौशाद साहब ने कहा कि देखिए उसमें दो सुर मिक्स होते हैं, एक तो यानी कि पसंद है और एक बाहर भी मिक्स होता है। तो वो जो है वो बहुत खूबी आसानी से रफी कर सकते हैं, वो हम पे छोड़ दीजिए। तो इसलिए एक गाना और बाकी यू नो द रिजल्ट, वो दुनिया के रखवाले या मन तरपत हरि दर्शन पाज। तो ऐसे तो आपको बहुत मिसालें मिलेंगी कि शुरू में हुआ है, लेकिन फिर अभी हम आपको पैसा बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट है ये दूसरा है, भरत भूषण साहब का है। लेकिन आदमी में ऐसा हुआ नौशाद साहब के साथ, और पालकी में भी ऐसा हुआ। तलत महमूद साहब का फिर डब करना पड़ा मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, वो तो बड़ा फिर वो इंसिडेंट बन गया था, यानी कि तलत महमूद साहब बहुत नाराज रहता है। हालांकि नौशाद साहब को कोई कसूर नहीं था। मनोज साहब ने आके कहा कि मेरे वॉइस पे, मेरे उस पे महेंद्र कपूर साहब शूट करते हैं, और राजेंद्र कुमार साहब उस वक्त जब उन्होंने देखा कि ये डब हो रहा है, तो उन्हीं ने प्रोड्यूसर ने कहा कि मैं आज भी जुबली कुमार हूँ, बाहरों फूल बरसाओ, मेरे गाने रफी साहब के होते हैं, तो मेरे नौशाद साहब उम्र में बड़े हैं, मैं हिम्मत नहीं, जरा प्रोड्यूसर से कहलवाया। तो नौशाद साहब बिगड़े भी, फिर उन्होंने रफी साहब से डब के आई हर्ड सॉन्ग पालकी के अपने कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, इट वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड बाय तलत महमूद जी। तो ऐसे बाकी होते हैं कभी कभी जो नौशाद साहब के हाथ में नहीं होते, इट वाज यार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। आखिर में देखो देयर वाज अ टाइम व्हेन ही यूज्ड टू डिक्टेट, बट एंड में ये मद्रास के प्रोड्यूसर आ गए, और फिर पूनम चंद शाह, ऐसी सनी साहब, सनी आर्ट प्रोडक्शन साहब पालकी, आधी फिल्म बनी, डेथ हो गई उनकी। फिर पूनम चंद शाह ने टेक ओवर किया जो फाइनेंसर था। अब वो नया था इस लाइन में, तो राजेंद्र साहब ने उनको बोला कि भाई तुम कहो कैसा खर्च करने को मैं तैयार हूँ डबिंग के लिए। और मनोज साहब ने वही कहा, मद्रास के प्रोड्यूसर ने आदमी में, कि मैं खर्च करूंगा, लेकिन नौशाद साहब तैयार नहीं थे। फिर बहुत प्रेशर डाला तो उन्होंने कहा ठीक है, ही वाज नॉट हैप्पी। लेकिन उससे क्या हुआ, तलत महमूद साहब आखिर वक्त तक नाराज रहे, परसों के नौशाद साहब ने मेरे साथ धोखा किया। तो ऐसी बात होती है। मगर हेमंत कुमार वो था जेंटलमैन, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। जब भी गंगा जमुना में अप्रोच किया इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, तो बहुत खुशी से वो आए। ऐसे जेंटलमैन। वो आपने क्लासिकल बोला था बैजू बावरा का, वो भी हम बोलते हैं। भरत साहब को जब बताया गया कि क्लाइमेक्स इसमें पंडित पुलस्कर साहब हैं और उस्ताद अमीर खान साहब हैं जी, तो भरत जी ने बोला तो भाई तान पलटे हैं, तो उसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। कहने मुझे 8-10 बार मुझे मैं सुन लूंगा तो मैं करूंगा, तो कोशिश करूंगा फिर। लेकिन ऐसा उन्होंने क्या देखे क्लाइमेक्स में, और सुरेंद्र साहब, सुरेंद्र नाथ जी तो तानसेन का रोल किया था, बैजू का इन्हीं ने, भारत जी ने। लेकिन ऐसा जमा हुआ, ऐसा दोनों ने बखूबी जमाया, खासकर भारत भूषण साहब, क्लासिकल जो सॉन्ग था क्लाइमेक्स का। तो ये उनमें बड़े, यानी हमने बोला ना, उनके रग रग में म्यूजिक समाया हुआ था, शायरी समाई भी थी। वरना हमको देखिए वो आज तक गाना हमारा फेवरेट है, बरसात की रात के बहुत गाने हिट हुए, लेकिन हमारा गाना वो फेवरेट है ऑफकोर्स मधुबाला जी, वन ऑफ माय फेवरेट हीरोइन। तो किस्सा कभी और सुनाएंगे अभी नहीं, लेकिन वो उसका गाना जो मशहूर है, हमको वो पसंद है। देखिए गाना, मायूस तो हूँ वादे से तेरे, कुछ आस नहीं कुछ आस भी है, मैं तेरे ख्यालों के सदके, तू पास नहीं और पास भी है। क्या अच्छा खूब, क्या अच्छा मुखड़ा लिखा है साहिर साहब ने। तो हमारा बचपना जो गुजरा है, परवरिश हुई शकील बदायूनी साहब, कुमार वारा उनकी, मजनू सुल्तानपुरी साहब, बड़े बड़े उर्दू के राइटर साहब घर पे आते रहे। आपको बता दें टिल 2000 में फिल्म इंडस्ट्री में एक ही जबान चलती थी, उर्दू। चाहे वो सिंगर हो या डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो, सबको मालूम था या सीखते थे वो। तो ये हमने भरत जी के बारे में एक बार फिर से हम सलूट करते हैं। और आई प्रे टू गॉड दैट मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन हाईएस्ट पैराडाइज। वंडरफुल सर, वंडरफुल। गुरुजी, अच्छा सर, आपको बैजू बावरा के सब गाने तो वैसे बहुत ही हिट हुए और बहुत ही बढ़िया हैं, आपको कौन सा गाना पसंद है बैजू बावरा में? अगर हमको पूछे आप, तो हम रफी साहब का बताएं कि लता जी का? जी, कोई भी सर, कोई जो आपको पसंद है।
अच्छा देखिए, वो हमको अगर गाना पसंद है, उसका सभी गाने अच्छे, हम अपने हमारे फादर है, हमसे लोग सवाल करते हैं आपके फादर का आपको देखिए नौशाद साहब के बारे में अभी जिक्र हुआ, फेवरेट गाना नौशाद साहब से लोग पूछते थे, नौशाद साहब आपका बेस्ट कंपोजिशन कौन सा है, तो वो हमेशा कहते थे कि आज तक हमारे हाथ से नहीं बना, आप लोग अगर आपकी दुआएं रही तो जिंदगी रही किसी दिन बन जाएगा शायद। अरे बाप रे। हाँ, और वो कहते थे, और हम भी हमसे पूछते, लोग स्टेज पे भी गेस्ट होते हैं, चीफ गेस्ट, हम भी पूछते, हमसे सवाल करते, हमने कहा नौशाद साहब के हाथ से तो नहीं बना, वो कहते थे, लेकिन हमसे अगर पूछे तो ऑडियंस से सवाल कीजिए उनका बेस्ट गाना कौन है, लेकिन आई एज अ सन आई रेट हिम मच बेटर एंड हायर मच बेटर कंपोजर ऑफ बैकग्राउंड स्कोर। आप मुगल आजम फिल्म देखिए, मदर इंडिया देखिए, गंगा जमुना देखिए, पाकिस्तान देखिए, राम शाम देखिए, ही टू मेक संघर्ष देखिए, थीम ऑफ एवरी कैरेक्टर, और हम ज्यादा क्या बोलेंगे, उससे बहुत मेहनत करते थे बैकग्राउंड म्यूजिक पे, 3-3 महीने लगाते थे। और दूसरी बात हम ये बोल रहे हैं आपसे कि फेवरेट गाना बेजो बारों में कौन सा, तो हम बोल रहे हैं, हमको अच्छा नहीं लगता कहना, लता जी का गाना है मोए भूल गए सावरिया। अरे वाह, अरे वाह। हाँ, आई थिंक श्री रामचंद्र साहब ने एक बार ये बोला था रेडियो पे कि अगर फीमेल सैड सॉन्ग कोई अगर बेस्ट कंपोजिशन है तो नौशाद साहब ने किया, वो बेजू बारा में मोए भूल गए सावरिया। लेकिन आई पर्सनली जो शुरू की और आलाप वगैरह है, जो मैं जान अब अपने वो मीराबाई का है, वो शुरू में जो नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोई। हाँ, वो क्या अच्छा गाया लता जी ने, अदा किया, और कंपोजिशन बहरहाल। तो जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, रेसल के नौशाद साहब बगैर रेसल के रिकॉर्डिंग नहीं करते थे, चाहे रफी साहब हो, मन्ना डे जी हो, शमशाद जी हो, लता जी हो, आशा जी हो, घर पे आते थे। मुकेश साहब भी, नौशाद साहब ने शुरू में तो 4-5 फिल्मों मुकेश साहब को गवाया, मेला में, अंदाज में, उल्टा क्या, दिलीप साहब के लिए मुकेश साहब और राज साहब के लिए रफी साहब के गवाया, और फिर वह अंदाज, मेला, अनोखे अदा। तो बहरहाल, तो आपने ये लता जी गाते गाते एकदम से आवाज गायब हो गई, तो रिकॉर्डिस्ट कहने लगे कि भाई वॉइस किधर गई, गायब हो गई। नौशाद साहब गए अपने सिंगर्स बूथ में, सिंगर चेंबर होता, तो वहां देखा कि लता जी रो रही है। तो नौशाद साहब ने बोला कि पानी लाओ भाई, क्या हुआ लता क्या हुआ तुमको, तो कहने लगे कि नौशाद साहब फिर चुप हुई, कहने लगे पता नहीं मुझे राग भैरव किस दुनिया में ले गया, मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो फिर दोबारा रिकॉर्ड किया। वंडरफुल, व्हाट अ लवली ट्रिविया। सुनते ही आंख में पानी आ गया। हाँ, पानी गाते गाते इतने इमोशनल हो गए कि वो रो पड़ी। नौशाद जी, शकील बदायूनी जी और रफी साहब, ये तीनों मिलकर इतने गाने, अच्छे अच्छे गाने हमें दिए हैं कि हम आज भी उसे गुनगुनाते रहते हैं, मगर वो लेगेसी कंटिन्यू ही नहीं हुआ। आपने में कोई म्यूजिक डायरेक्टर बने नहीं। हम बताएं नौशाद साहब को हमने 8 फिल्मों में असिस्ट किया बिगिनिंग में। देखिए, सादर आवाज में हमारा नाम आता है, संघर्ष में भी आता है, साथी में भी आता है, और आदमी भी आता है, राम शाम में भी आता है। बट आई टू यानी मेक नोट्स फॉर हिम नॉट। देखिए, नौशाद साहब के बिगिनिंग में जब करियर स्टार्ट हुआ तो GM दुरानी साहब असिस्टेंट थे, जो सिंगर, मशहूर सिंगर थे। उसके बाद गुलाम मोहम्मद साहब जो ढोलक बजाते थे, वो 8 साल तक के असिस्ट किया नौशाद साहब को। देखिए, आम तक भी उनका नाम आता है असिस्टेंट में, गुलाम मोहम्मद साहब। फिर इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बने, उन्होंने छोटे भाई मोहम्मद इब्राहिम साहब को रखा दिया, वो 6-7 बरस रहे। और फिर मोहम्मद शफी साहब आए, वो भी म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके थे, लेकिन बाद में नौशाद साहब की बहुत इज्जत करते थे। तो फिर वो मदर इंडिया के बाद उन्होंने ज्वाइन किया, सोनी मेवाल के बाद। और फिर वो हमारी फिल्म पहले गाने की रिकॉर्डिंग तक, नैया मेरी चलती जाए, रफी साहब ने जो गाया था, 3 गाने लता जी के थे। तो इट वाज अ बिग ऑनर टू मी कि रफी साहब के गोद में खेले, और लता जी आंटी बोलते थे, तो उन्होंने सर पे दोनों ने हाथ पर रखा। और उसके बाद फिर मोहम्मद शफी साहब ने कहा नौशाद साहब से कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उन्होंने कहा फिर पहले मैं अभी काम नहीं कर सकता हूँ, तो मैं, आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं आपको एक बहुत ज़हीन लड़का दूंगा, और आप जानते भी। तो उत्तम जी को लेके आए, पाकिज़ा का आपको बात बताते, तो जितने सोलो पीसेस थे वायलिन के, सब उत्तम जी से बजवाया नौशाद साहब ने, कंपोज उन्होंने किया।
इस तरह उत्तम जी जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बन गए फिर भी नौशाद साहब को नहीं, तो बेटा बाप की तरह, फादर की तरह इज्जत करते थे। सर नौशाद साहब ने तो काफी लिरिसिस्ट से काम किया, मगर उनका काम स्पेशली विद शकील बदायूनी बहुत ही पॉपुलर है और क्लास है रियल क्लास। सो ये तो एक कंफर्ट लेवल बिटवीन लिरिसिस्ट एंड म्यूजिक डायरेक्टर होना ही चाहिए, कंफर्ट लेवल होना चाहिए। और इसके अलावा और कुछ स्पेसिफिक काम, कुछ रीजन था कि शकील बदायूनी को ही नौशाद साहब चुनते थे, ऐसे कुछ है क्या? नहीं, हम बता रहे हैं आपको। देखिए, नौशाद साहब की पहली फिल्म सिल्वर जुबली हुई स्टेशन मास्टर 1943 में प्रकाश पिक्चर की, और नौशाद साहब के अभी हम बता रहे हैं मजरू साहब और अपने शाहजहां में कुमार साहब और मजरू साहब ने लिखा, और उसके बाद फिर काजा प्रोडक्शन ने मजरू साहब, और एक साल के बाद शकील बदायूनी साहब को मुशायरे में सुना तो कारदार साहब ने कहा कि अच्छे शायर हैं, इनको भी नौशाद में कुछ मौका दो। तो दर्द फिल्म जो 1947-48 में आई थी, तो उसमें शकील साहब से गाने लिखवाए, और वो मशहूर गाना है टुमटुम से गवाए तो उमा देवी उस वक्त अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, और ये कौन चला तेरे रग रग में समा के, बहुत गाने गाए और सुरैया जी ने भी गाया था। तो उसके बाद क्या हुआ, अंदाज फिल्म बनी, महबूब खान साहब ने अंदाज बनाई, मजरू साहब ने सारे गाने लिखे, तू कहे अगर, झूम झूम के नाचो आज। लेकिन इट सो हैपेंड कि शकील साहब, उसके बाद क्या हुआ, मजरू साहब पॉलिटिक्स लेफ्टिस्ट ग्रुप में आ गए, एंड ये जितने भी थे लेफ्टिस्ट वो उस वक्त सब अरेस्ट हो गए थे, और हम ज्यादा नहीं बोलेंगे तो सबने माफीनामा दे दिया था। मजरू साहब जरा जिद्दी थे, कहले नहीं मैं तो माफी नहीं मांगूंगा। तो मजरू साहब वाज इन प्रिजन फॉर ऑलमोस्ट ईयर और 2 years, तो ही वाज आउट ऑफ द लाइन। तो फिर शकील साहब नौशाद साहब की जोड़ी शुरू हुई, उसके बाद महबूब साहब ने बनाई अमर, फिर मदर इंडिया, और फिर सन ऑफ इंडिया, और फिर दूसरे प्रोड्यूसर, फिर रफी साहब और नौशाद साहब और शकील साहब की जोड़ी। शकील साहब ने फिर कंटिन्यूस 30 फिल्मों में गाने लिखे नौशाद साहब के साथ टिल एंड। भरत भूषण जी जो एक बड़े पोएट का, वो खुद ही एक पोएट थे और राइटर थे, वो किसी मूवी टीवी में लिखे थे क्या कुछ, आई मीन लिरिक्स जैसे, या कुछ वैसे कंट्रीब्यूट किए हैं, या कभी सम्मेलन वैसे कहीं गए थे क्या? नहीं, हमको जहाँ तक he used to attend and he used to hold मुशायराज at his place and he used to attend, लेकिन हमने आज तक नहीं सुना कि उन्होंने कहीं पढ़ा हो या रिसाइट किया हो खुद की शायरी या अपने कविता, वो नहीं करते। neither he used to interfere। अब साहिर साहब के साथ नौशाद साहब के तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, बिकॉज ही used to dictate, यानी कि इसी टर्म पे काम करते थे कि कोई इंटरफेरेंस ना प्रोड्यूसर का ना डायरेक्टर का नहीं चाहिए। और वो अच्छा, उनका काम करने का ढंग ये था कि पहले सिचुएशन पे गाना लिखवा लेते थे, he wants to give tune in advance। no, 99.9% जब वो गाना लिख लिया जाता था, then is to अप्रूव हो जाता था डायरेक्टर से, then is to compose। जैसे ना मिलता हम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते हैं, तो मसला ऐसा है। तो ही नेवर, आई डोंट थिंक भरत जी ने कभी इंटरफेरेंस किसी, और साहिर साहब जैसे, मजरू साहब जैसे, शकील साहब जैसे शायर के साथ तो कभी उनकी, यानी कि उनकी शराफत थी, वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन he was a gentleman, he had a great respect for all sort of people in every कोई भी डायरेक्टर हो, राइटर हो, प्रोड्यूसर हो। Rahman ji, you are telling me that your father used to compose music on the lyrics that were written? Yes, always. Yeah, that is, very few music directors have done that. हमको लगता है शायद ही 1-2 करते होंगे। रवि साहब also used to do the same thing. नौशाद साहब का कहना क्या था कि अगर शायर सामने अच्छा बैठा है, मजरू सुल्तानपुरी, जानिसार अख्तर साहब या शकील बदायूनी साहब या नक्श लालपुरी ताजमहल में उन्होंने लिखा था, तो कहने लगे सिचुएशन समझा देते थे डायरेक्टर, तो कहते थे कि मैं पहले से ट्यून देके उनको बांध क्यों दूं, let him, let the शायर पोएट do best from his side। वो अपने, हम पाबंदी, उनको परवास क्यों, उड़ान क्यों रोक दे, ब्रेक क्यों लगा दे, वो छूट देते थे, कहना आप अच्छे से अच्छा लिख के लाइए। और जब वो, ताकि ये नहीं बोले कि आपने बांध दिया मुझे डा करके, तो फिर वो बाद में जब हो जाता था डायरेक्टर अप्रूव करता, then he used to compose। always to do that।
क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट। क्रिएटिविटी मतलब दोनों तरफ से क्रिएटिविटी हाईएस्ट होती थी। यस यस, ही बिलीव इन दैट। कहते हैं कि अगर मैं कैद लगा दूंगा तो कल शायर कहेगा आपने तो मुझे लिखने नहीं दिया, मेरी परवाज रोक दी, उड़ान रोक दी। तो इसलिए वो कहते थे कि नहीं, पूरी छूट देते, पहले लिखे लाइए, अप्रूव करा लिए। मसलन मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, शकील साहब ने पहले लिखा, फिर एच एस रवेल साहब जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से, उन्होंने अप्रूव किया, फिर कंपोज किया। रात याद में तेरी जान जाके, वो भी ऐसे ही। मुगल आजम के गाने सब, नाइदर के आसिफ साहब इफ टू इंटरफेयर, बस कहते थे आप हुजूर आपको सिचुएशन मालूम है, नोबडी इज टू कम इन द रिकॉर्डिंग थिएटर, वो साउंड ट्रैक भेज देते थे। तो नौशाद साहब आपको मालूम है, आपकी याददाश्त अच्छी है, पर आप सिचुएशन समझ गए, लिखवा लिया, अप्रूव कर दिया, आप कंपोज करके भेज दिए। एंड ही नेवर, हिज फर्स्ट कंडीशन वाज दैट कभी ट्यून किसी को नहीं सुनाते थे। और 1944 रतन जब हिट हुई टिल 64, नौशाद साहब को वो आलम था, खाली अगर किसी को कंफर्मेशन लेटर दे दे तो ऑल टेरिटरीज क्लोज हो जाती थी। नौशाद साहब के नाम पे राजू बर्तन साहब ने किताब लिखी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नौशाद नामा अंग्रेजी में। उन्होंने लिखा था कि 15 अगर हफ्ते फिल्म अपने मेरिट पे चलती थी तो 10 हफ्ते और ऐड कर लीजिए, गाने सुनने रिपीट वैल्यू होती थी नौशाद साहब। तो उनका आलम था कि कोई देखिए मुगल आजम को होर्डिंग देखे कि आसिफ मुगल आजम, मदर इंडिया महबूब खान, मदर इंडिया नीचे लिखा था म्यूजिक नौशाद, म्यूजिक नौशाद। तो ये 64 66 तक चलता रहा उनका, यानी ऐसा टू डोमिनेट। या रहमान साहब, एक लास्ट क्वेश्चन, नौशाद साहब को जो अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स, उनके बिना और कोई म्यूजिक डायरेक्शन देने वाले कौन सी मूवी का गाने बहुत पसंद थे? अनपढ़ तो है, अनपढ़ का 2 गाना तो है ही, वो हमने पढ़ा है, उसके अलावा और कुछ है? हाँ नहीं, वो कहते थे, वो आपसे एक सेंटेंस में वो उनका जवाब दे देंगे। वो कहते थे कि जितने भी कंपोजर हैं सब मुझसे अच्छे हैं। वो यही कहते थे कि सब मुझसे अच्छे हैं, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मुझे तो अभी मैं बच्चा हूँ, इल्म तिफले मकतब हूँ, यानी कि स्कूल गोइंग चाइल्ड, तो अभी मैं तो सीख रहा हूँ। ऑलवेज द स्टूडेंट। हाँ, स्टूडेंट। मैं तो अभी उस मकाम तक नहीं पहुंचा जब मैं फख्र से कह सकूं कि हाँ मैंने कुछ कंपोज किया। अच्छा, That's very nice. जिंदगी रही तो कहने, दुआ रही तो शायद किसी दिन कंपोज हो जाए, यही कहते। बढ़िया बढ़िया रहमान जी, इतनी अच्छी ट्रिविया से भरपूर हमारे मेंबर्स के साथ आपने काफी सारी बातें शेयर की। It was a pleasure talking to you. Thank you. Same with me. I am grateful to all of you and the listeners. और जितने भी आपके सुनने और देखने वाले हैं, सबको हमारा आदाब और शुक्रिया। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much.